एक बार फिर से आप सभी का मन स्टडी सेंटर में स्वागत है। वेलकम एवरीबॉडी इन मन स्टडी सेंटर। आज आप लोगों को कक्षा 10 का कार्बन तथा उसके यौगिक नाम का चैप्टर बताएंगे। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर यूपी बोर्ड के नजरिए से देखा जाए तो, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। कार्बनिक यौगिकों के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछता है। तो हम लोगों की जिंदगी में कार्बनिक यौगिकों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, तो चैप्टर का नाम ही है कार्बन तथा उसके यौगिक। देखते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन तथा उसके यौगिक। देखिए ये चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर का नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक मतलब ये आप देखेंगे कि ये जो कार्बन है, कार्बन का प्रतीक सी होता है। कार्बन का प्रतीक सी होता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कोश में तो 2 और 4 होता है। अगर इसका उपकोष के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 1s2, 2s2, 2p, 2 हो जाएगा। 6 ना, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके और 6 इलेक्ट्रॉन को डेकोरेट करना है तो यहाँ पे कोष में सजा दिए और ये उपकोष में सजा दिए। तो ये इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। किसका? कार्बन का। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया और इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 4 आ रहा है। तो जो संयोजकता का हम लोग परिभाषा देखे हैं कि किसी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। और कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनता है, लेकिन दोनों के अलावा यह तीसरा काम करता है। कौन तीसरा काम करता है? आइए इसमें देखते हैं। ये जो कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस कार्बन पे 4 प्लस चार्ज आ जाएगा। तो 4 प्लस चार्ज आ जाएगा तो इस पे जब 4 प्लस चार्ज आ गया तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 2 बच गए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, प्रोटॉन की संख्या 12 हो गया, तो अब इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। अर्थात कहने का मतलब इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तब जाके ये कंडीशन आएगा। मतलब सामान्यतः ये जो कार्बन है ऐसा कंडीशन प्रदर्शित नहीं करता है। एक कंडीशन ये भी है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो जिस कंडीशन में वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस कंडीशन पे 4 इलेक्ट्रॉन ऋण हो जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन ऋण हो जाएंगे इस कंडीशन में भी। अच्छा, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि 4 प्लस 4 माइनस का मामला क्या है? तो मामला मेन ये है कि कोई भी परमाणु हो अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है और अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपने बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 करना चाहता है। इस नियम को अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम का मतलब क्या हुआ भाई? कि कोई भी परमाणु अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपने बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 करता है। इस नियम को क्या कहेंगे? अष्टक नियम कहेंगे। क्या कहेंगे? अष्टक नियम कहेंगे। अष्टक नियम। ये अष्टक नियम का मतलब सबको समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? वह नियम जिसके द्वारा कोई भी परमाणु अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपने बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना करता है? 8 करता है। कितना करेगा भाई? 8 करेगा। तो इस नियम को क्या कहेंगे? अष्टक नियम कहेंगे। अष्टक नियम समझ में आ गया ना? अब अष्टक नियम के अनुसार ये कार्बन अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपने बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 करेगा तो यहाँ पे दोनों कंडीशन बन रहा है। हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ये भी हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। लेकिन ये दोनों कंडीशन में
4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कंडीशन में, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कंडीशन में, दोनों कंडीशन में कार्बन को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अतः यह कार्बन न तो रासायनिक अभिक्रिया में 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और न ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बल्कि यह रासायनिक अभिक्रिया में 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। जहां पे साझेदारी वाली इलेक्ट्रॉन की साझेदारी वाली बात आ जाती है, वहां पे आप लोगों को पता है कौन सी संयोजकता होती है? कौन सी संयोजकता होती है? नहीं पता है? सहसंयोजकता होता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की बात आती है, वहां पे कौन सी संयोजकता होती है? सहसंयोजकता होता है। सहसंयोजकता के अंतर्गत क्या होता है बच्चों? सहसंयोजकता के अंतर्गत परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। जो दो परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, उसमें दोनों परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, मतलब विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता लगभग समान होती है। मतलब सहसंयोजकता में जो दो परमाणु भाग लेते हैं, उनकी विद्युत ऋणात्मकता लगभग क्या होती है? समान होती है। तब उनके मध्य में सहसंयोजक बंध बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, और जब साझेदारी की कंडीशन आ जाती है, साझेदारी की बात आ जाती है, तो वहां पे जो बंध बनेगा उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बने हुए बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। अगर ये सहसंयोजक बंध की बात की जाए तो सहसंयोजक बंध बच्चों 3 प्रकार का होता है। सहसंयोजक बंध कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सिंगल बॉन्ड, इसको हिंदी में कहते हैं एकल बंध, एकल बंध कहते हैं। दूसरा होता है डबल बॉन्ड, इसको हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं? द्विबंध कहते हैं। और तीसरा होता है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड, इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिबंध कहते हैं। अर्थात ये सहसंयोजक बंध कितने प्रकार का हो गया बच्चों? 3 प्रकार का हो गया। पहला हो गया सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध, दूसरा हो गया डबल बॉन्ड यानी द्विबंध, तीसरा हो गया ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध। ये सहसंयोजक बंध कितने प्रकार का? 3 प्रकार का हो गया। एकल बंध, द्विबंध और क्या? त्रिबंध। ये जो एकल बंध होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और कुल साझेदारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। बने हुए बंध को एकल बंध कहते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य में यदि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य में यदि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो बने हुए बंध को एकल बंध कहते हैं और इसे एक रेखा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कार्बन के बाह्य कोश में अभी आप लोगों ने देखा है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में आप लोग को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई बच्चों। देख लीजिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, कुल साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई। बने हुए बंध को क्या कहेंगे बच्चों? एकल बंध कहेंगे। क्या कहेंगे? एकल बंध कहेंगे। और इस एकल बंध को एक रेखा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ये जो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे बच्चों। ये एक रेखा से प्रदर्शित किया गया ना, तो एक रेखा से प्रदर्शित किया गया है, तो ऐसे बंध को क्या कहेंगे? एकल बंध कहेंगे। एकल बंध सबको समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए द्विबंध क्या होता है। द्विबंध का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य में यदि कितने की 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो कुल साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाएगी। बने हुए बंध को द्विबंध कहते हैं और इसे 2 रेखा से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे मान लीजिए, ऐसे प्रदर्शित कर दिए, ऐसे ऐसे प्रदर्शित कर दिए। अब यहाँ पे कुल साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया? 4 ना।
तो 4 गो ई हो गया, हाई को हो गया 2 गो ना, तो 4 2 6 और 2 ये कितना हो गया 8 हो गया। अर्थात ये अष्टक नियम का कार्बन पालन कर रहा है। इसके वाहक कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 8 हो गया। दोनों कार्बन की वाहक कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी ये जब अष्टक नियम के अनुसार कार्बन की वाहक कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो गया तो हाइड्रोजन के वाहक कोश में कहां 8 इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो आप लोगों को पता है बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है यह अष्टक नियम का अपवाद है। अर्थात अष्टक नियम के अपवाद का मतलब यह अष्टक नियम का पालन नहीं करेगा, और अष्टक नियम का पालन नहीं करेगा, इसीलिए इस हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन ही पीरियोडिक टेबल में नहीं है, आवर्त सारणी में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। सल्फर नहीं करता है, फास्फोरस नहीं करता है, आयरन नहीं करता है, और ये हाइड्रोजन भी नहीं करता है, हीलियम भी नहीं करता है, लिथियम भी नहीं करता है। अर्थात ये अष्टक नियम का पालन नहीं करते। इसका मतलब या तो अपने बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम या 8 से अधिक करके अस्थायित्व को प्राप्त करते हैं। ये ऐसे तत्व हैं जो अपने बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम या 8 से अधिक करके अस्थायित्व को प्राप्त करते हैं, इसीलिए इन तत्वों को अष्टक नियम का अपवाद कहते हैं। तो कार्बन वाली श्रेणी में हाइड्रोजन को मत लीजिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि यहाँ पे कार्बन दोनों संतुष्ट है, यहाँ पे द्विबंध बन गया ना, 2 रेखा से प्रदर्शित कर दिए, और इसका सामान्य सूत्र होता है बच्चों CnH2n। ये इसका सामान्य सूत्र होता है। एल्केन का ये एकल बंध का सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2। ये जो एकल बंध वाला यौगिक होता है बच्चों, इसे एल्केन कहते हैं, और जो द्विबंध वाला यौगिक है इसे एल्कीन कहते हैं, और जो त्रिबंध वाला यौगिक है इसे एल्काइन कहते हैं। और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है बच्चों CnH2n-2। CnH2n-2 यह त्रिबंध वाले यौगिक का सामान्य सूत्र है। त्रिबंध वाले यौगिक को एल्काइन कहते हैं, और त्रिबंध का मतलब कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य में 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य में 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। कुल साझेदारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। बने हुए बंध को त्रिबंध कहते हैं बच्चों, और इसे 3 रेखा से प्रदर्शित करते हैं। त्रिबंध को कितनी रेखा से प्रदर्शित करते हैं 3 रेखा से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सहसंयोजकता समझ में आ रहा होगा, सहसंयोजक बंध भी समझ में आ रहा होगा। तो जब सहसंयोजक बंध आप लोगों को समझ में आ गया तो अब मेन पॉइंट पे चलते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे। ये जो कार्बन है, कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे अभी बताया आप लोगों को 4। इसकी संयोजकता कितनी होती है 4। और यह किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन देता है कि लेता है, ना देता है ना लेता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में 4 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है साझेदारी करता है, और साझेदारी करके अष्टक नियम का पालन करके अपने बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 करता है। इस नियम को अष्टक नियम कहेंगे हम। आप लोग बताए ना, संयोजकता समझ में आ गया ना, सहसंयोजकता सबको समझ में आ गया। ये संयोजकता मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, लेकिन ये कार्बन की नाम का चैप्टर चल रहा है, कार्बन तथा उसके यौगिक नाम का चैप्टर चल रहा है। ये जो कार्बन है यह सहसंयोजकता प्रदर्शित करता है। आपसे अगर बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाए कि कार्बन कौन सी संयोजकता प्रदर्शित करता है, तो आप लोग बताएंगे कार्बन सहसंयोजकता प्रदर्शित करता है। कौन सा बंध बनाता है, तो सहसंयोजक बंध बनाता है। सहसंयोजक बंध में कौन बनाता है, तो कौन बना सकता है परिस्थिति के हिसाब से, एकल बंध भी बना सकता है, द्विबंध भी बना सकता है, और त्रिबंध भी बना सकता है, मतलब तीनों बंध बना सकता है। इतनी बात सबको समझ में आ गया। अब आपको मेन टॉपिक पे लेके चलते हैं, कार्बन तथा उसके यौगिक। ये कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन का मतलब उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया। अब ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, इस कार्बनिक यौगिक का मतलब पहला परिभाषा ये कि वे सभी यौगिक जो काले रंग के होते हैं। काले रंग के मतलब कार्बन की यौगिक की उत्पत्ति कार्बो शब्द से हुआ है। कार्बो का मतलब ब्लैक, मतलब काला, मतलब वे यौगिक जो काले रंग के होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हम लोगों के शरीर से बहुत सारे कार्बनिक यौगिक निकलते हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। अभी मत समझ लीजिएगा कि उत्सर्जी पदार्थ के रूप में हम लोगों के शरीर से जो पदार्थ निकलता है सब कार्बनिक यौगिक होता है ना। एक ऐसा भी पदार्थ निकलता है जो कार्बनिक नहीं है। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं तो जान जाइए, पसीना। पसीना कार्बनिक यौगिक नहीं है, वो नमक मिला होता है, जल मिला होता है, और वो नमक और जल से मिला हुआ है, और नमक और दोनों कहाँ है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक का मतलब अभी हम आपको बता रहे हैं।
अकार्बनिक यौगिक का मतलब अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो अकार्बनिक यौगिक जानने से पहले एक बार जान जाइए कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। बात समझ आ रहा है ना।